अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी जो इन दिनों अमरीका में मौजूद हैं, कल रात अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फोरम पर जिस तरह उन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में खिताब किया, उससे यकीनन पाकिस्तान में बैठा जो एक आम शख्स भी है उसको भी ये मालूम होगा कि किस तरह वजीर खारजा ने, फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और किन किन इशूज़ पर, किन किन मसाइल को सामने रख कर दुनिया के साथ बात की। यकीनन उन्होंने अपने खिताब में वो तमाम बातें की जो उनको करनी चाहिए थी, चाहे वो नामूसे रिसालत पर उम्मत मुस्लिमा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बात करने का मामला हो, या मसला कश्मीर पर जो हमारी तर्जुमानी है, मुसलमानों की जो तर्जुमानी है वो हो, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के, खासकर भारत का मकरूज चेहरा उन्होंने दुनिया के सामने बेनकाब किया, भारत की जानिब से पाकिस्तान में की जाने वाली जो दहशतगर्दी है इस पर एहतजाज किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इन मामलात को संजीदगी से लेगी, क्योंकि आमतौर पर अब अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अब ये फोरम है ये उस तरह से असरअंदाज नहीं करता, इस तरह से मामलात को संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि कश्मीर का मामला हमारे सामने है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अब तक तो मसला कश्मीर हल हो जाना चाहिए था, उनको हक़ खुद इरादियत देने का जो मामला है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में अभी तक मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक फोरम तो है, सिर्फ एक सिंबॉलिक फोरम रह गया जहां पर जाकर अपने मामलात को उठा सकते हैं, लेकिन देखना है कि दुनिया इन मामलात को किस हद तक संजीदा लेगी। इसमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का जो मामला है, इसकी चेयरमैनशिप का मामला है, इस पर कुछ मुश्किलात में नजर आ रही है। वैसे PTI की हुकूमत में, तहरीक इंसाफ में जो ग्रुपिंग की खबरें हैं कोई नई खबरें नहीं है। इस मामले में भी PTI हमें बटी हुई नजर आ रही है, तकसीम नजर आ रही है कि कौन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उसको किसके हवाले किया जाए। क्योंकि खबरें ये हैं कि फवाद चौधरी जो हैं, असद उमर हैं, शेरी मजारी हैं, ये लोग चाहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है ये इनके पास रहे। क्यों वो ऑपोजिशन को ये ओहदा दें, जबकि जो कौमी असम्बली के स्पीकर है असद कैसर, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक ये चाहते हैं कि जो पार्लिमानी रिवायत चली आ रही है उसके मुताबिक इस ओहदे को ऑपोजिशन के पास रहना चाहिए, इसलिए हुकूमत को चाहिए ओहदा उनको दे देंगे। सारा मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है इसमें डिस्कस करेंगे कराची में एक और बेनामी अकाउंट का मामला जो है वो सामने आ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग तर्ज का एक केस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। कराची में एक फालूदा फरोश है अब्दुल कादिर, वो अरबपति कैसे बन गया, उसके अकाउंट में 225 करोड़ कैसे आए उनको भी इल्म नहीं है। अब FIA की जो टीम है वो हरकत में आ गई है सारे मामले की छानबीन के लिए। क्या मनी लॉन्ड्रिंग की तर्ज का एक और केस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जफर हिलाली है कराची स्टूडियो से, डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं, और अकरम शाद बैंक एक्सपर्ट ये हमें ज्वाइन करेंगे, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब भी हमारे साथ होंगे। और हम कोशिश करेंगे जो कराची में बेनामी अकाउंट सामने आया है अब्दुल कादिर साहब का, उनको भी ले सकें प्रोग्राम में, उनका मौक़िफ़ भी जान सकें। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस पर तो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन मामलात को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हाईलाइट किया, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने उर्दू जबान में खिताब किया, अपनी कौमी जुबान को तरजीह दी, इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ हो कि किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फोरम पर उर्दू में जो है ना स्पीच की हो। ये कितना अहम था आपके नजदीक डॉक्टर साहब? देखिए, उर्दू में तो जाहिर है पाकिस्तान ही के लोग तकरीर करेंगे, हिंदुस्तान वाले हिंदी में तकरीर करते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें तो ये चीज़ बड़ी पॉपुलर हो जाती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि ये जो जनरल असम्बली में तकरीर की जाती है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं होती, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए होती है। और मेरी ज़ाती राय यह है कि एडवाइजेबल यही होता है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की 6 ज़ुबानें हैं ऑफिशियल, उनमें से किसी एक ज़ुबान में गुफ्तगू की जाए। अंग्रेज़ी सबसे पॉपुलर ज़ुबान है, ऑफिशियल ज़ुबान है, उससे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अच्छे खासे लोगों के साथ, बजाय इसके कि इंटरप्रिटेशन से जो है वो आपकी बात उन तक पहुँचे। तो मुल्की कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान वाले, अफ्रीका के कुछ ममालिक,
जो है वो अपनी ज़ुबानों में तकरीरें करते हैं, उनकी इंटरप्रटेशन जो है वो फिर तर्जमा यानी वो ऑफिशियल ज़ुबानों में हो जाता है। असल इशू ये नहीं है कि किस ज़ुबान में बोल रहे हैं, असल इशू ये है कि आपने अपने इश्यूज को किस तरह प्रेजेंट किया है और उसका क्या इम्पैक्ट है। और दूसरा ये भी देखना होता है कि जब आपकी तकरीर हो रही है तो जनरल असेंबली के हॉल में कितने डेलीगेट्स बैठे हुए हैं। गुड। तो ये जो अहम बातें की, जिन इश्यूज का मैंने पहले भी जिक्र किया, जो बड़ा खुलकर दबंग अंदाज में बात की, भारत सबर का इम्तिहान ने खुलेआम कहा, दबंग अंदाज में कहा कि भारत इसमें मुलविस है, मसला कश्मीर का हल किए बगैर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अमन नहीं कायम हो सकता, बात नहीं हो सकती। नामूस रिसालत पर उन्होंने बात की, फलस्तीन पर बात की। आपको लगता है कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं रह गया जिस पर उन्होंने बात ना की हो? पाकिस्तान के जितने भी अहम मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। जी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर थी उनकी, जिसमें बैनुल अक़वामी रीजनल इशूज़ जो हैं, OIC से रिलेटेड इशूज़, उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान इशूज़, कश्मीर, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, अफ़गानिस्तान। सबसे अहम बात यह है कि जो समझौता एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, जिसको बहुत से लोग भुला चुके हैं, उसका भी तज़किरा किया। तो इस लिहाज से ये भी हाईलाइट हुआ है कि हिंदुस्तान की जो तरफ से जो तकरीर होती है उसमें पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ इक्वेट किया जाता है। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी ने यह बताया कि किस तरह हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करता है, किस तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माजी में हिंदुस्तान ने किया। हिलाल साहब, एक और बड़ी अहम बात कि दुनिया को तो पता है कि पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी, अंत पर बात करने की उन्होंने बात की, लेकिन वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भारत को ज़रूर मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन फौरी तौर पर सरहद पर हमारे फौजी जवान मारे गए। फिर बुरहान वानी का जिक्र किया कि वो जो है वो अपना जो पाकिस्तान ने स्टैंप्स वो जो जारी किए उसको वापस ले। तो इस पैगाम को दुनिया कैसे देखेगी? क्योंकि दुनिया तो जानती है कि हमने पहल की बात करने में, हमने पहल की उनको दावत देने में। तो एक तरफ दूसरा भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पैगाम कि हम भी बात करना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया। तो दुनिया किस बात को ज्यादा संजीदगी से लेगी? दो चार चीजें जल्दी से आपको पॉइंट आउट करता हूं। तो मैं समझता हूं कि कुछ डिफेक्ट्स भी थे। पहले बात तो मैं कहता हूं, उन्होंने कहा कि इंडिया का लिमिटेड वॉर जो है हम रिजेक्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर इंडिया आए तो हम उनको मैचिंग रिस्पॉन्स देंगे, माने जैसे वो लड़ रहे हैं वैसे हम भी लड़ेंगे। अरे भाई, हम वैसे नहीं लड़ेंगे, हम उनको लिमिटेड मैचिंग रिस्पांस नहीं देंगे, हम उनको उस किस्म का रिस्पांस देंगे जो उनका पूरा मकसद खत्म हो जाए, पूरा ना हो, कभी ना हो। हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे, नंबर 1। दूसरी बात, आपको पता है कि आप कहते हैं, आपको अच्छा कहा उन्होंने कि हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। साथ साथ आपको पता है कि अमन का तरीका एक ही है और वो ये है कि अमेरिकन निकले उधर से। तो फिर ये तकरीर में क्यों नहीं कहा निकलो अमेरिकन? नहीं कहा। तीसरी बात, उन्होंने कहा अमेरिकन को कि पुराने दोस्तों को मत भूलो, हम और नए दोस्त वैसे नहीं है जैसे पुराने हैं। मैंने इम्प्लीकेशन शायद वो था। मैं बताऊं कि कब दोस्त थे हमारे 1955 में अगर दोस्ती बनी थी। डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। नहीं, सीधी बात करें, पहले बात यह है कि 1965 में जब आपकी दुनिया लड़ रहे थे हिंदुस्तान के साथ, अमेरिकन ने सैंक्शन लगा दिया आपको आर्म्स पे। क्या जंग के बीच में सैंक्शन लगा दिया वो दोस्ती है? 71 में क्या कहा, किधर था 6th फ्लीट? था ही नहीं। 2011 में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया इंडिया को कि उनको इनरिच यूरेनियम देंगे कि 25 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंडिया बना सके, मोर जो उनसे कैपेबिलिटी है, इसलिए कि उनको यूरेनियम मिल गया। ये उनकी दोस्ती है। क्या कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को कहना यार ये सब भूल जाओ, कश्मीर वश्मीर, सीधी बात करो, ये दोस्ती है?
क्या पहले कोई पॉलिसी बनाई थी? जाहिर है बहुत अहम दौरा था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करना, तो जाहिर है इसके लिए एक प्लानिंग होती है, पूरी तैयारी होती है। क्या पार्टी की मुशावरत से जाहिर है ये सब कुछ हुआ होगा, वजीर आजम साहब के नॉलेज में होगा, तो इसके पीछे क्या मकसद था कि उर्दू में ही जाके स्पीच करी जाए वहां पे? रियाज साहब, असल में मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के इशू हैं हर लिहाज से उनको उजागर किया जाए जाके अक़वाम मुत्तहिदा में। और मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह साहब ने कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ा जिसको उजागर नहीं किया, जिस पर बात नहीं की, और बड़ी खुल के बड़े दबंग तरीके से बात की है। वो बात ठीक है। अभी मेरा जो सवाल आपसे है कि उर्दू का इंतखाब क्यों किया, वो तो बात ठीक है कि आप लोगों ने सारे मसाइल को उजागर किया। वहां पे उसी वक्त वहां पे ट्रांसलेट हो रहा होता है, जिस जबान में आप चाहें वो ट्रांसलेट साथ साथ चल रही होती है। जैसे जैसे शाह साहब बोल रहे थे हर जबान में जिस मुल्क का आदमी बैठा था उस जबान में ट्रांसलेट हो रही होती है और वो समझ रहे होते हैं। अपनी कौमी ज़बान को बोलना मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया शाह साहब ने, बजाय इसके कि अंग्रेज़ी में भी शाह साहब बात कर सकते थे, उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जो कौमी ज़बान को वहाँ पे किया गया है, आप जानती हैं कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, तो आप अपनी कौमी ज़बान बोलना मैं समझता हूँ ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और जहाँ तक ट्रांसलेट का तल्लक है तो जो लोग जिनको वो पैगाम पहुँचाना था उनका वो पैगाम बड़े अच्छे तरीके से पहुँच गया, कोई ऐसा इशू नहीं। असल में बात यह है, अगर हम इस तकरीर पे कोई तनकीद करनी है तो हमें सिर्फ ये बताया जाए कि कौन सा इशू है जिसको शाह साहब ने एड्रेस नहीं किया, जिस पर खुल के बात नहीं की। हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर ख़ारजा ने इतने दबंग तरीके से, इतने खुल के अपना पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि आगे तो यहाँ तक था कि कई जगह पे कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया जाता था, कई जगह पे और बाकी जो इशू शाह साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से उठाए उनका जिक्र तक नहीं किया जाता था। लेकिन हमने तो किसी एक इशू ऐसा कोई नहीं बताया जा सकता जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एड्रेस ना किया हो। तो मैं समझता हूँ कि एक मुकम्मल जामिया तकरीर थी और इसमें किसी किस्म की ना कोई तनकीद की जा सकती है, ना इसमें कोई कमी थी, और ये क्रेडिट सारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, वही बात, इसमें कोई शक नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ी एक जामे तकरीर थी, सारे इश्यूज को हाईलाइट किया। लेकिन बात वो जो भी मैंने अपने पहले इंट्रो में भी बोली कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या वो फोरम रह गया है कि इस तरह के मामलात को अगर हाईलाइट किया जाता है तो वो फोरम कुछ कर सके, हल कर सके। कश्मीर का मामला हमारे सामने है, यही अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए था, अब तक तो मसला हल होना चाहिए था। जितने भी मामलात आप उठा लें, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है इनमें? देखिए, जनरल असेंबली तो एक्शन ले ही नहीं सकती। एक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है जिसका एक अपना तरीका कार है। जनरल असेंबली में सिर्फ यही है कि आप इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरा मुल्क जो है इस सूरत में हिंदुस्तान आपको उसका जवाब देगा। लेकिन इशू हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि इशू हल ज़रूर हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि बाईलैटरल लेवल पे आप दुनिया को कन्विंस करें कि जो आप बातें कह रहे हैं वो बातें किस हद तक दुरुस्त हैं, क्योंकि इसका दूसरा वर्शन, इसका अपोजिट वर्शन हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा ने कहा है। उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की है, हमने हिंदुस्तान पे इल्ज़ामात की एक जो है फहरिस्त जो है वो पेश की है। तो जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे लॉबिंग नहीं करते मुअस्सर तौर पर, और दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स है उसके अंदर आपके मुल्क की अहमियत क्या है, आपके लिंकेजेस क्या हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किस हद तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो अमल करेगी। हाँ, इश्यूज आपने हाईलाइट कर दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक कैटलॉग आपने बना दी है कि पाकिस्तान की क्या शिकायतें हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान से, अमेरिका से और मामलात में, लेकिन इसका हल की कोई गारंटी नहीं है।
हाँ, कि पाकिस्तान उन स्टैंप्स को वापस ले ले। भारत तो लगता है ये समझता है कि बाकी सारे मसाइल हल हो गए, सिर्फ बुरहान वानी के स्टैंप्स का मसला रह गया कि अगर ये हल हो जाए, इसको पाकिस्तान वापस ले ले, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक बहानेबाजी लगती है। जी जी, देखिए, ये आप स्टैंप वापस ले लें, आप हर चीज़ वापस ले लें, तब भी आपसे डायलॉग हिंदुस्तान का नहीं होगा। इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स ये है कि पाकिस्तान की तरफ हार्ड लाइन को रखना है, क्योंकि जो मेजर सपोर्ट सिस्टम है मौजूदा हुकूमत का, बीजेपी की हुकूमत का, वो जो है हार्ड लाइन हिंदू ग्रुप्स हैं जो कि एंटी पाकिस्तान डिस्पोजिशन रखते हैं, और इसी डिस्पोजिशन के साथ जो है ये हुकूमत जो है जनरल इलेक्शन में जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को ये उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि इनसे कोई डायलॉग होगा, और इतना फिक्रमंद भी नहीं होना चाहिए अगर हिंदुस्तान आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। हाँ, आप डायलॉग के इशू को जिंदा रखें, लेकिन आपको ज़्यादा तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि बाकी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बाकी दुनिया आपको किस तरह देखती है, बाकी दुनिया आपके मुतालबात को किस हद तक एंटरटेन करने को तैयार है। उस तरफ तवज्जो दें, इंडिया को करने दे जो करता है। इंडिया आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। जी लाली साहब। बस कुछ नहीं, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कवर किया है, ठीक कहा है। बस ये कश्मीर के ये बेसिकली जो है हिंदुस्तान के लिए नहीं है, जैसे इन्होंने कहा, ये दुनिया को हम बचाते हैं। और बड़ा अच्छा शाह महमूद कुरैशी एक लिहाज से कश्मीर के बारे में बड़ा ठीक बोला, अच्छा बोला, डट के बोला। बिल्कुल, मैं जो पॉइंट आउट कर रहा था, कुछ इनकंसिस्टेंसीज थे उनके तकरीर में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और अमेरिकनों को कहना कि ये हमारे पुराने दोस्त, हमें मत छोड़ें, हम हाँ पुराने दोस्त अच्छे होते हैं, ये क्या मतलब है भाई? तुम्हें अभी तक सबक नहीं सीखे हो? 65, 71, 2011 कश्मीर, न्यूक्लियर, अभी तक आप उनके पीछे लगे हुए हैं। आप कब कहेंगे कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है? और कम से कम उनको तकरीर में कह दें कि जी देखिए ये इनकंसिस्टेंसी। मैं नहीं कहता उनको इंडिया के तरह गालियां दे जैसे हम अमूमन इंडिया को देते हैं और अच्छा करते हैं, मगर ये अमेरिका का भी थोड़ा देखें। तो इस देखिए, ये तकरीर जो है हमारी अपनी आवाम के लिए थी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये 2 दिन के बाद कुछ लोगों को मिलेगा ट्रांसलेशन, वो कौन पढ़ेगा 2 दिन के बाद एक 5 सफ़े का स्पीच? मैं कह रहा हूं उसी वक्त इम्पैक्ट होता है अगर अंग्रेजी में होता, मगर वो कहने का मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे लोगों ने अच्छा महसूस किया, पाकिस्तानी खुश थे, समझ सके ये सब खूब, क्या बात हो रही है, लताड़ा हिंदुस्तान को, बड़ी अच्छी बात है। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये हमारा ऑडियंस हम नहीं थे, यूएन जनरल असेंबली था, और उधर तो कुल 2 दिन के 1 घंटे के बाद तकरीर भूल जाते हैं। ठीक है, मुझे जरा ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का जो मसला है, पीटीआई की हुकूमत चाहती है कि क्यों ये ओहदा ऑपोजिशन को दिया जाए। इस मसले को लेकर पीटीआई जो है, तहरीक इंसाफ जो है, वो ग्रुपिंग का शिकार हो गई है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर जो मामला खड़ा हुआ है, आप जानते हैं कि मई 2006 में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान जो मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे, बड़े मामला उनमें तय हुए थे। उनमें एक ये भी था कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है कौमी और सूबाई असम्बलियों की, ये ऑपोजिशन के पास रहेंगी। जो असम्बलियों की ऑपोजिशन होगी उनके पास ये ओहदा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मिसाक जमहूरियत था वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में था ना। अब तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वो तो मिसाक जमहूरियत की पाबंद नहीं है जो इस पर अमल करे। देखिए, पहले तो यह है कि मिसाक जमहूरियत को रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल पार्टी और पीएमएलएन भी वक्तन फवक्तन जब उनको ज़रूरत होती थी वो उसको वॉयलेट करते थे। लिहाजा वो हिस्ट्री है और अब रेलेवेंट हमें नज़र नहीं आता। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ अरसा से पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट बना दी गई थी ना जब उनका फायदा होता है। अब इसीलिए तो मिसाक जमहूरियत याद आ रहा है उनको। नून लीग वाले कह रहे हैं, यही तो है ना, रोना तो ये है ना, रोना तो ये है कि जमहूरियत भी बहुत अच्छी है जब तक जमहूरियत आपके मकासद पूरे करती है।
और कोई डॉक्यूमेंट अगर साइन हो गया है वो बड़ा अच्छा है जब तक आपके मकासद पूरे करता है। लिहाजा सिंसेरिटी ऑफ पर्पस नहीं होता, बल्कि ये होता है फ़ायदा किस में है, फ़ायदा इस पे अमल में है या फ़ायदा इसको रिजेक्ट करने में है। जो भी होगा वो हो जाएगा। तो अब ये एक प्रेसिडेंट बनाई थी इन्होंने कि अपोजिशन का जो लीडर होता है उसको उसका बनाएंगे चेयरमैन, जो माजी में हमने देखा भी है कई सूरतों में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो ये है कि जो नई अब ये कमेटी होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें जो अकाउंट्स आएंगे जिन पे एतराज़ात होंगे उनका ताल्लुक जो है वो PMLN के दौरे हुकूमत से, फेडरल हुकूमत जो PMLN की थी उससे उनका ताल्लुक होगा। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अगर उन्हीं के अकाउंट्स की वेरिफिकेशन और उन पे एतराज़ात होने हैं और चेयरमैन भी उसी पार्टी का है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो बड़ी आसानी से इश्यूज को इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चेयरमैन कोई भी हो इन दोनों बड़ी पार्टियों में थी 2008 से 2013 तक, तो पीपल्स पार्टी के आप मुझे बताएं कौन से ऑडिट्स हुए, कौन से स्कैंडल्स खुले। और जब पीपल्स पार्टी के पास थी, खुर्शीद शाह साहब के पास थी ये चेयरमैनशिप, तो नून लीग के कौन से ऑडिट्स खुले। ये तो एक मिली भगत हमें ऑलरेडी पिछले 10 सालों में नजर आ चुकी है डॉक्टर साहब। नहीं, अगर मिली भगत करनी है तो अलहदा बात है, लेकिन ये जरूर इसलिए मिली भगत नहीं होगी कि इस दफा PTI बीच में है और PTI ने करप्शन के इशू को हाईलाइट किया हुआ है और उसकी वजह से हमारा ख्याल ये है कि जब अकाउंट्स आएंगे PMLN के दौर के तो उस वक्त काफ़ी उस पर एतराज़ात या शोर होगा, क्योंकि PTI एक नया फैक्टर है जो हमारी पॉलिटिक्स में इस वक्त हमें एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो रवायती अरेंजमेंट था कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, मेरा ख्याल है वो फलसफा फिलहाल तो नहीं चलता, 5-10 साल के बाद हो जाए तो हमें मालूम नहीं। हिलारी साहब, पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक ही चलना चाहिए जो एक चलता आ रहा है कि ऑपोजिशन के पास पार्लियामेंट्री रिवायत ये है कि यू सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कोई पार्लियामेंट्री रिवायत है? कौन कहता है ये पार्लियामेंट्री रिवायत है? भाई ये जो कमेटी है उसमें ऐसा आदमी आना चाहिए, चलो पार्लियामेंट ही सही कहे कि ये इम्पार्शियल है। ये दोनों जो पार्टीज हैं उनमें से पहले तो ये मिला नहीं हुआ है, और दूसरी बात यह है कि इम्पार्शियल आदमी शायद 1-2 हो जो मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो निकालो अकाउंटेबिलिटी इदारों को, 2 जजेस चाहिए जो कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज हो सकता है। ये ऐसी तजावीज भी आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल शादिया। और दूसरी बात सुनिए, 10 साल का अकाउंटेबिलिटी पंजाब का ये करेंगे और 5 साल फेडरल लेवल पे PMLN करेगी और दूसरे अपनी अकाउंटेबिलिटी। फवाद अंदर हैं और बड़ी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। आपकी 56 कंपनियों के वो जो केस है वो चल रहा है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब को अगर ये चेयरमैनशिप दे दी जाए तो आप खुद ही सोच लें क्या हो सकता है। राजा रियाज साहब, आप लोग क्या फैसला करेंगे जब आप लोगों की खुद अपनी पार्टी के अंदर ही कंसेंसस नहीं हो रहा है? एक ग्रुप आपका कह रहा है नहीं जी पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक ऑपोजिशन के पास रहना चाहिए, और दूसरा आपका जो फवाद चौधरी ग्रुप है वो कह रहा है नहीं जी ये हुकूमत के पास रहना चाहिए। देखें, बात यह है जी कि पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें कि आइन में किसी जगह नहीं लिखा कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो इस कमेटी का सरबराह होगा। और दूसरा में एतराज ये है कि दूध की राखी बिल्ला नहीं बिठाया। तय करदा तरीका था ना मिसाके जमहूरियत का, आइन में तो नहीं लिखा हुआ। ये तो इनका क्योंकि ये मिले हुए थे, इन्होंने अपना एक तरीकाकार बनाया। लेकिन हम किसी सूरत में दूध की राखी पे बिल्ला नहीं बिठाएंगे। हमें अगर बिल्ला बिठा दिया गया जिसने खुद लूट मार की है अरबों डॉलर की, और वफाकी हुकूमत ने अरबों डॉलर की लूट मार की है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, तो अगर शहबाज शरीफ साहब बैठ गए तो क्या वो साफ करेंगे? क्या वो कमेटी जो पहरे हैं उनसे रिकवरियां लेंगे? किसी सूरत नहीं लेंगे। हम पाकिस्तान का पैसा जो है, हमने कौम से वादा किया हुआ है कि पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है वो वापस लाना है, चाहे नैब के जरिए लाएं, चाहे अकाउंट्स कमेटी के जरिए लाएं। चाहिए ना, पहले आप लोगों ने कहा था कि ये ऑपोजिशन के पास ही रहेगा। ये आप लोगों की पार्टी के जो लोग आप लोग यू टर्न मत किया करें ना। हमने नहीं, देखें, हमने कभी नहीं कहा। ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब ने करना है, और इमरान खान साहब, मुझे ये यकीन है कि किसी सूरत शहबाज शरीफ को
जिसने खुद इतनी अरबों डॉलर की लूट मार की है। मुझे ये यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब किसी सूरत इस कमेटी का सरबराह नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी लूट मार के पीछे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है ये तो हो जाना चाहिए। इंतजार तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब का हो रहा है, वो वापस आए तो फैसला हो। जी, मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। अभी तो महीना एक हुआ है, ये कमेटियां 2-3 महीने में फाल होती हैं, तो हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा आदमी बैठे जो इस कमेटी में बैठ के जो पैरे हैं उनको इस तरह डिसाइड करे कि कौम और पाकिस्तान का फायदा हो। डॉक्टर साहब, ऐसा तो कोई हाल मौजूद नहीं है ना कि जिस जगह जिसकी हुकूमत हो वो डिसाइड करे कि कौन, जैसे कि अब आप सेंटर में देख लें पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई डिसाइड करे कि यहाँ पर कौन होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर वो डिसाइड करे कि यहाँ पर कौन होगा। जाहिर है जो कौमी असम्बली में अप्लाई होगा कि कौन यहाँ पे ऑपोजिशन, तो सूबाई असम्बलियों में भी तो वही रूल अप्लाई होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस सूबे में जहां पर जिसकी हुकूमत है वो फैसला करेगा कि ये चेयरमैनशिप किसके पास जाएगी। देखिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में हमेशा रूलिंग पार्टी को एक एडवांटेज हासिल होता है, कमेटीज़ के सिलसिले में भी और बाकी पार्लियामेंट के काम के सिलसिले में भी। कोशिश यही होनी चाहिए कोई ऐसा नॉन पार्टीजन शख्सियत असम्बली के अंदर से मिल जाए जिसको कि आप जो है इसकी ज़िम्मेदारी दे दें, क्योंकि काफ़ी मशकूक किस्म के मामलात हैं जिनका ताल्लुक पिछले चंद सालों से है, वो आने वाले हैं। अब देखना यह है कि किस तरह उनको आप डील करेंगे, और जब तक इसके उन चीज़ों को आप डील नहीं करेंगे तो फिर जो तहरीक इंसाफ है, जो उसने नारा लगाया था कि करप्शन को ख़त्म करना है, वो नारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए भी एक चैलेंज है कि तवाज़न किस तरह रखा जाए कि अपोजिशन भी इस प्रोसेस में हो, लेकिन इसके साथ साथ जो उनका तकाजा है कि करप्शन को रोकना है, वो तकाजा भी पूरा हो जाए। लेकिन आप समझते हैं कि किसी सियासतदान के पास ये ओहदा होना ही नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, आपको ये पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें पार्लियामेंट के ही मेंबरान हो सकते हैं। जो पार्लियामेंट का जब मेंबर नहीं है वो जाहिर है, यानी जो नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली का चेयरमैन या मेंबर नहीं हो सकता। लिहाजा पार्लियामेंट ही से आपको लोगों को लेना पड़ेगा। हिलारी साहब, अगर ऑपोजिशन इस पर कह रही है कि हम जो 10 कायमा कमेटियां और हैं उसकी भी सरबराही दे लेंगी, तो एक आईनी बहरान और पार्लियामेंट में एक बहरान शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो 2 पार्टी सिस्टम है जो गोरों ने इन्वेंट किया है वो शायद गोरों के लिए ठीक है, मगर हमारे लिए आपको पता है कि ये 2 पार्टी सिस्टम चला नहीं है। हमारा कैरेक्टर और हमारे जीन्स जो हैं वो मुख्तलफ हैं। तो अब आप मुझे बताएं, ये अब आपको पता चल गया है ना क्यों ये 2 पार्टी सिस्टम हमारे लोग इश्क करते हैं इससे, इसलिए कि कोई कभी पकड़ा नहीं जाता है। सेल्फ कॉन्डेमनेशन तो कभी इनमें आएगी नहीं। जरा प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लूं। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कराची के एक फालूदा शॉप के जो हैं फालूदा फरोश, वो अरबपति कैसे बन गए। FIA इसकी तहकीकात कर रहा है। जो फालूदा फरोश है अब्दुल कादिर, उसके घर के आसपास जो है वो सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद अब्दुल कादिर को भी साथ लाइन पर लें और उनसे पूछें कि उनके अकाउंट में 225 करोड़ आ कैसे गई। क्या एक और बेनामी जाली अकाउंट्स का ये जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग केस में बदलने वाला है। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। खुशामदीद। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं जिनके नाम पर यह अकाउंट बना और 225 करोड़ उसमें मुंतकिल हुए। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनको पता ही नहीं चला, कैसे इनके नॉलेज में आया कि इनके अकाउंट में 225 करोड़ है। अब अब्दुल कादिर साहब, क्या ये सारा मामला है? आपको कब पता चला कि आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए और आप बेखबर रहे इस सारे मामले से? ये मेरे को 7 तारीख को तकरीबन पता चला था, मुहर्रम की। अच्छा, तो किसने बताया आपको? बैंक से कॉल आई आपको? FIA ने आपको कॉल की, आपसे इन्वेस्टिगेशन की, क्या पूछा?
क्या हुआ क्या था? नहीं, ये FIA वाले आए थे घर पे, मैं तो था नहीं, अपने शरबत का सामान लेने के लिए गया था, शरबत लगाता हूँ मैं। अच्छा। तो वो उन्होंने बोला, भाई से पूछा होगा कि भैया घर किसका है, यहाँ पे काजी साहब कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहीं रहते हैं। आपका अपना वैसे कोई बैंक अकाउंट है? लोगों की क्या बात हुई जी, इस बारे में मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं एक जगह काम करता नहीं, था। आपका वैसे अपना कोई जाती बैंक अकाउंट है? हर का कोई ना कोई तो बैंक अकाउंट होता है ना। आपने खुद से कभी बैंक अकाउंट अपना खुलवाया? जाती तो मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, जाती आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है? जब मैंने सरजानी में प्लाट लिया था तो वहाँ पे उन लोगों ने खुलवाया था, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि 33,000 लोन लिया था या क्या कहते हैं 31,000 लिया था, ऐसी कुछ था सिलसिला। तो वो मैं भरता रहा 20 साल तकरीबन, उसका मैंने लोन भरा है। और वो अकाउंट जो है तस्वीरी अकाउंट था। अच्छा, तो अब आप इस सारे अच्छा, आपको नहीं पता चला जी? तो इस सारे मामले के बाद अब क्या आपके घर की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है? इन्वेस्टिगेशन आपकी हो रही है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? हो क्या रहा है अभी? आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा कि क्या कोई पाबंदी लगी आप पे? जरा इसके बारे में बताएं। पाबंदी क्या है, बस तबीयत ऐसी हो रही है सुबह से कि मैं कहीं उठने का मेरा दिल नहीं कर रहा है, कि गुर्दे की साइड पे मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो वो जो आप तो दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, तो जाहिर है वो तो नुकसान हो रहा होगा आपका। आप तो दिहाड़ी पे काम करते हैं, नुकसान तो हो रहा है अपनी। नुकसान तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। 10-12 दिन हो गए देखे मैं कुछ काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आपको? आपने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया ना कि मेरा ये अकाउंट नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कब तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कब तक ऐसे रखेंगे आपको? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। चलें, ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। डॉक्टर साहब, एक वाज़ेह परेशानी भी नजर आ रही है आवाज में, बात करने में। और जिस तरह आपको भी पता होगा, एक रेडी लगाते हैं, शरबत बेचते हैं, और वो कहते थे कि जब मुझे पता चला तो मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी। मैं तो दिहाड़ी पे काम करता हूं, मैं तो उसी दिन जो है वो चला गया था अपनी कमाई करने के लिए। तो अभी हम अकरम शाद साहब हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट, उनको भी लेंगे इस सारे मामले पर। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैंने कोई अकाउंट ओपन करवाना है, जब तक मैं बैंक में नहीं जाऊंगी मेरा अकाउंट ओपन नहीं होगा। जाहिर है कोई और तो मेरी डिटेल्स नहीं दे सकता, मेरे सिग्नेचर्स नहीं कर सकता। तो ऐसे में अब साफ पता चलता है कि ये अकाउंट इनका नहीं है। वो तो खैर पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन इस तरह के अकाउंट की मौजूदगी का जब इल्म होता है, आप नहीं समझती कि बैंक की मिली भगत, बैंक अमले की मिली भगत के बगैर ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप किसी का नाम का अकाउंट अपनी मर्जी से खोल दें? देखिए, अब बैंक अकाउंट खोलना इतना मुश्किल हो गया है कि अगर आप बैंक अकाउंट खोलें तो बैंक वाले आपसे इस किस्म के सवाल करते हैं कि जैसे आप कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आया, आपकी सैलरी क्या है, आपका फलां क्या है। तो इस सिलसिले में मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग और कुछ बैंक के लोगों ने मिल के ये काम किया है, क्योंकि जब तक बैंक के अंदर के लोगों का कोऑपरेशन ना हो, क्योंकि जब आप अकाउंट खोलते हैं किसी ब्रांच पे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेडक्वार्टर को जाते हैं, और हेडक्वार्टर में आपकी चेकिंग होती है कि ये शनाख्ती कार्ड सही है, गलत है। उसके बाद अप्रूवल आती है, फिर वो अकाउंट खुलता है। लिहाजा उस ब्रांच के उस वक्त जो थे लोग, वो कुछ बाहर इन्फ्लुएंशियल लोगों ने मिल के ये काम किया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अदरवाइज इस तरह अकाउंट आसानी से आज पाकिस्तान में नहीं खोला जा सकता। और पिछले 10 साल से अकाउंट खोलना पाकिस्तान के अंदर, बैंक अकाउंट खोलना एक बहुत ही बड़ा हेडेक बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकरम शाद साहब हमारे साथ है, बैंकिंग एक्सपर्ट। अकरम साहब, ये क्या मामला है? बेनामी जाली अकाउंट्स खुल जाते हैं। मैंने कहीं अकाउंट ओपन करवाना है, तब तक हो नहीं सकता जब तक खुद से मैं अपनी सारी डिटेल्स नहीं दे दूं, अपने सिग्नेचर्स ना कर दूं, अपने आईडी कार्ड की कॉपी ना दे दूं, मेरी सारी वेरिफिकेशन ना हो जाए। तो ये इस तरह के काम अगर आपने जाली कोई दो नंबर काम करना है तो बैंकिंग अमले के बगैर तो हो ही नहीं सकते।
जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। गरीब अस्सलाम। आदमी के लिए तो गरीब आदमी के लिए कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाना ही बहुत मुश्किल है। कमर्शियल बैंक बिल्कुल उन सही। लोगों के अकाउंट खोलते हैं जिनके ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, जिन अकाउंट से उनको फायदा होता है। गरीब लोग बेचारे कहाँ अकाउंट खोल सकते हैं। अब दो तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या तो इस बंदे ने खुद मनी लॉन्डर्स के साथ मिलकर कुछ किया हो, इसको कोई पैसे दे दिए हो उस वक्त, तो वो अकाउंट ओपन हो गया हो, या इस बंदे ने कहीं शनाख्ती कार्ड की कापी जमा करवाई होगी, कहीं जॉब वगैरह की होगी, या कहीं कोई गैस के लिए, बिजली के लिए कोई एप्लीकेशन दी होगी, वहाँ सीएनएसी की कापी किसी के हाथ लग गई होगी, और वो बैंक के नहीं तो अमले के खाली साथ। सीएनआईसी पे भी तो अकाउंट ओपन नहीं हो सकता ना, आपके अपने सिग्नेचर चाहिए होते हैं, आपका थंब कोई देखिए निशान ना, होते हैं वो चाहिए होते हैं, आपने अपनी सारी डिटेल देनी होती है कि आपके पास क्या है, क्या करते हैं। वो खाली, मेरा नहीं वो ख्याल आप सही कि कह रही खाली हैं, है आपके सही कह पास रही अगर हैं। आईडी कार्ड की कॉपी है तो आपका कोई भी इस तरह का काम कर दे। देखें अभी आप सही कह रही हैं, अगर बैंक में आपके साथ कोई बंदा मिला हुआ है, या बैंक वाला बंदे का ये इंटेंशन है फेक अकाउंट खोलने की, और उसने काफी पैसे लिए हुए हैं, तो वो सीएनआईसी की कॉपी यूज करेगा, फेक सीएनआईसी करेगा, फेक थंब इंप्रेशन लगाएगा, फेक इंट्रोडक्शन देगा, इवन के फेक नेक्स्ट ऑफ kin की डिटेल डाली जाएगी। फिर उसका इंट्रोडक्शन देने वाला बंदा कौन होगा, वो भी बैंक में से होगा। ब्रांच मैनेजर ने अकाउंट को फिजिकली जाके विजिट भी करना होता है, वो भी उसने फेक विजिट किया होगा। आप रेलिवेंट अथॉरिटीज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म निकाल के देखें तो पता चल जाएगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने वेरिफिकेशन की है, और उसकी बाद में ट्रांजैक्शंस कैसे होती रही हैं, ये सारा लोग मिले हुए होंगे तो होगा ना। तो क्या ऐसा भी होता है, ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं मुख्तलिफ जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो अपने टैक्स बचाने के लिए खोलते हैं, और इस तरह किसी को आम बंदा जो है वो फंस जाता है क्या, या जिसके नाम आप अकाउंट खोलते हैं उसको भी बीच में से पैसे दे के तो आप वो ये काम कर सकते हैं? बिजनेस ग्रुप्स करते हैं ऐसे काम? ये बिजनेस ग्रुप्स बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, वो इसी तरह से अपने मनी को लॉन्डर करते हैं या छुपा देते हैं। उसके लिए बैंक के जो है हायर पोजीशन पर जो लोग बैठे होते हैं वो उनको कोऑपरेट कर रहे होते हैं। अगर ब्रांच मैनेजर ने ही की इंटेंशन ही है कि फेक अकाउंट खोल के मैंने किसी को फैसिलिटेट करना है, तो वो तो अकाउंट खुलवा देगा। उसमें सारी जो चेक बुक के, आप किसी को अकाउंट खुलाओ तो चेक बुक दूसरा बंदा ले नहीं सकता बगैर उसके साइन वेरिफिकेशन के, सामने हाँ, बिल्कुल ऐसी फेक सीएनआईसी करके जो फेक सीएनआईसी सिग्नेचर जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लिए गए हैं, उसी से चेकबुक इशू हो जाती, उसी से बाकी ट्रांजैक्शनें चलती हैं। इंस्ट्रूमेंट जो मनी ट्रांसफर की होती हैं उन पे साइन किए जाते हैं। ये तो बड़ी आसानी से पता चल सकता है कौन इसका बेनिफिशियल ओनर है, तो ओरिजिनल बेनिफिशियरी कौन है। इसमें तो फिर साफ अगर पता चलता है कि ये जो बैंक है, तो उसमें तो उस बैंक के खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर भी एक अकेला बैंक भी नहीं है, बैंक का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो हाई वैल्यू वर्थ अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर्स ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? फिर एक्सटर्नल ऑडिट की फॉर्म्स आती हैं, वो हाई वैल्यू वर्थ अकाउंट की वेरिफिकेशन करती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन लेटर भेजे जाते हैं उनके एड्रेसेस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राजा रियाज साहब हमारे साथ थे, जफर हिलाली साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन के लिए आप फीडबैक दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।